Madam Suman Moore is going to cover the topic solid waste management. Thank you. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम में से हर कोई अपना एक रोल प्ले कर रहा है। और जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज, राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू स्टार्ट जनरेटिंग वन काइंड ऑफ द वेस्ट और अदर काइंड ऑफ द वेस्ट। एंड आजकल स्वच्छ भारत अभियान के अंडर बहुत लाइक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पे हम काफी एम्फोसिस दे रहे हैं कि अगर स्वच्छ भारत है तभी हमारा भारत स्वस्थ भी होगा। And to be healthy, we have 5 important keys. First is safe water. Second is better sanitation, personal hygiene, kitchen management, and solid waste management. These are 5 important keys. अगर हमें healthy रहना है तो, अगर हमारे पास safe water नहीं है तो we will have a different kind of diseases. अच्छी sanitation practices नहीं है तो different kind के infection हो जाएंगे, हमारी health में problem आएगी। पर्सनल हाइजीन नहीं है तो भी वही प्रॉब्लम आएगी। किचन में अगर इट इज नॉट हाइजेनिक, जहाँ पर हम सारे अपना खाना बनाते हैं, अगर वो फूड कंटामिनेटेड होगा तो फिर से हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आने के काफी चांसेस रहते हैं। Then comes the solid waste management. It is very very important aspect also. I am going to focus on solid waste management only. Millennium Development Goal 2015, इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने कई फैक्टर्स थे, उनमें से सैनिटेशन को काफी ज्यादा एम्फोसिस दिया है। ये 2015 में कंप्लीट हो गया है जो हमने गोल्स फिक्स किए थे। हालांकि हम पूरे के पूरे अचीव नहीं कर पाए हैं पर अप टू सम एक्सटेंट काफी अच्छे एफर्ट हुए हैं। अब रिसेंटली 25 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी यूएन की एंड वी हैव कम अप विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को काफी ज्यादा महत्व दी है और इसको एक इंडिपेंडेंटली गोल की कैटेगरी में लेके आए हैं। सैनिटेशन को अगर हम प्रॉपर, सैनिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने सिर्फ हाइजीन को ही मेंटेन करना है। सैनिटेशन में कई सारी चीजें आती हैं, उसको आई विल डिस्कस। और आज की डेट में हमारे पास सेफ वाटर सप्लाई, प्रॉपर सैनिटेशन एंड एफिशिएंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है मेजर चैलेंजेस हैं। और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सभी इसकी बात भी कर रहे हैं कि इन चीजों पे हमें काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सैनिटेशन में कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम ध्यान में देते हैं। सबसे पहले है पर्सनल एंड हाउस होल्ड हाइजीन, उसके बाद है क्लीन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर हैंडलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, safe excreta disposal and grey water disposal and treatment. हेयर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं आज की डेट में? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि हम दिस इज मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर, हम में से ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम कितना वेस्ट पर्टिकुलरली हर रोज जनरेट कर रहे हैं। और आज एकदम से इतनी जरूरत क्यों फील कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ है, स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, और क्यों इतना गवर्नमेंट भी इस चीज को एड्रेस कर रही है? उसका एक ही कारण है, आज तक सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड सेक्टर रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी है और ताकि हम अपना रोल प्ले करें। जिम्मेवारी समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वेस्ट है क्या, वेस्ट क्या चीज है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और क्यों हमें मैनेज करना है, क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। दीज थिंग्स आई विल डिस्कस वन बाय वन। सॉलिड वेस्ट, आप किस चीज को सॉलिड वेस्ट कहते हैं, किस चीज को वेस्ट कहते हैं? अगर कभी भी हम बात करते हैं सब लोग यही कहते हैं जो चीज हमारे यूज की नहीं है वो वेस्ट है। लेकिन इन टेक्निकलिटीज अगर कोई भी चीज जिसको हम ना तो रीयूज कर सकते हैं, जिसको ना हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ना हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, वो मटेरियल बाद में वेस्ट बन जाएगा। अगर ये ऑप्शंस अवेलेबल है रीयूज की एंड रिसाइकल की, तब तक वो मटेरियल वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, घरों में पेपर, न्यूज़पेपर सभी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद इमीडिएटली आप उसको रद्दी की में डाल के एक वेस्ट मटेरियल की कैटेगरी में ले आते हैं। पर क्या आपको लगता है कि वाकई वो वेस्ट बन चुका है? नहीं बना है। क्यों नहीं बना है?
इसको हम रीयूज कर सकते हैं कई तरीके से कर सकते हैं, लाइक सेल्फ पे लगा लिया, एनवेलप्स बना लिए, ये हो गए डिफरेंट रीयूज की टेक्निक्स। रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, उसको रिसाइकल्ड पेपर बना लिया, हैंडमेड शीट्स बना ली। तो जब तक ये चीजें ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो पेपर वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये फिर भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और उस रिसोर्स को हमें यूज करना है, उस चीज की हमें अवेयरनेस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वो हम डे टू डे एक्टिविटी में लेकर आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक मटेरियल को वेस्ट स्ट्रीम में एंटर करने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम डे टू डे एक्टिविटी से लेते हैं, क्लोथ्स। हर थोड़े टाइम के बाद, 3 महीने 6 महीने के बाद, कुछ क्लोथ ऐसे होते हैं, कपड़े जिनको हम डिस्कार्ड करते हैं, उनको हम यूज नहीं करना चाहते हैं। या तो वो हमारे फैशन ट्रेंड चेंज हो गया है, या आप बोर हो गए हैं, कई तरह के रीजन हो सकते हैं। वो आपके लिए एक वेस्ट मटेरियल है, आप उसको फेंकना चाहते हैं, इजंट इट? अगर आप उसको फेंक नहीं रहे हैं, किसी जरूरतमंद को डोनेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वो 2-4 साल उसको पहनेगा, उसके बाद एक स्टेज शायद ऐसी आ जाए कि उस मटेरियल, उस क्लॉथ को हम एज सच नहीं यूज कर सकते, पर स्टिल ये एक वेस्ट नहीं कहला सकता। क्यों? उसको फिर से हम कई तरीके से रीयूटिलाइज कर सकते हैं। जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि उसको हम किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते और उसको फाइनली डस्टबिन में जाना ही है, तब वो चीज आपकी वेस्ट हो जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज टॉयज। सबके घरों में छोटे बच्चे हैं, कुछ टाइम के बाद बच्चे खेलते हैं, दे गेट बोर, उन टॉयज को यूज नहीं करना चाहते। अब इतने सारे टॉयज को आप कंटिन्यूअसली घर में नहीं रख सकते हो, उसको आप जस्ट वांट टू थ्रो इट। लेकिन अगर यही वर्किंग कंडीशन के जो टॉयज हैं, उनको आप किसी को डोनेट कर रहे हो, इट कैन बी यूटिलाइज्ड, वी कैन डोनेट सिंपली मैगजीन्स एक्सेट्रा। अगर हमें पता है कि एक वेस्ट मटेरियल को हम कैसे रोक सकते हैं, किसी भी मटेरियल को कैसे रोक सकते हैं वेस्ट स्ट्रीम में आने से, उस चीज को अगर हम समझ लें, तो उस मटेरियल को काफी हद तक उसका लाइफ साइकिल इंक्रीज करके उसको स्ट्रीम में आने से रोकने की जरूरत है। कैसे कैसे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट पार्ट आई विल टेक अप। कई तरह के वेस्ट मटेरियल हैं, और अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट मटेरियल। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम कहते हैं liquid waste, or we don't tell it as liquid waste, we call it as waste water, अगर आपका वेस्ट मटेरियल गैसियस फॉर्म में है, उसको हम क्या कहेंगे, गैसियस एमिशंस। कहां से प्रोड्यूस हो रही हैं? लिक्विड वेस्ट और एफ्लुएंट की अगर हम बात करते हैं, घरों से सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, एंड इंडस्ट्री से एफ्लुएंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू फोकस। मैं सिर्फ सॉलिड वेस्ट पे फोकस करूंगी। बट यू शुड नो गैसियस एमिशंस क्या है। किचन में एग्जॉस्ट एंड ऑल, जब आप कुकिंग कर रहे हैं, तब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। आप व्हीकल चला रहे हैं, तो एग्जॉस्ट जो प्रोड्यूस हो रही है, दीज लीड्स टू द gaseous emissions। अब कई तरह के सॉलिड वेस्ट हैं, म्युनिसिपल सॉलिड, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जब उसको हम नहीं यूज कर सकते, उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, ऑब्सोलीट हो गया है, वो उस वक्त ई वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, वेटनरी इंस्टीट्यूशन से प्रोड्यूस हो रहा है, वो बायोमेडिकल वेस्ट है। एंड हजार्डस वेस्ट, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं टू लाइफ, दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हजार्डस वेस्ट। कोई भी मटेरियल अगर 4 कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है, या तो वो कोरोसिव है, या वो इग्नाइटेबल है, ओके, या वो रिएक्टिव है, then it will come under the category of hazardous waste. And municipal solid waste is a waste material which is being handled by the municipal corporation of a particular city. हर सिटी में कोई ना कोई एजेंसी
नॉर्मली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, डिस्पोजल के लिए. These are the various components of the solid waste: kitchen waste, yard waste, electronic waste, hazardous waste, combustible waste, recyclables. और इन सब में से सभी तरह की जो कैटेगरी ऑफ वेस्ट है वो हम घर में रूटीन एक्टिविटी में कभी ना कभी प्रोड्यूस कर रहे हैं. कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट पार्ट आई विल टेक अप. सो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है? वो वेस्ट मटेरियल जो घरों से हम नॉर्मली कलेक्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया से जो हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, कमर्शियल एरिया से कलेक्ट कर रहे हैं. नॉर्मली इट इज इन सॉलिड फॉर्म, बट समटाइम्स इट इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म. क्लासिफिकेशन अगर हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की करते हैं, दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं. सोर्स बेस्ड, दूसरी है टाइप बेस्ड. सोर्स का मतलब है घरों से प्रोड्यूस हो रहा है, कमर्शियल एरिया से, इंस्टीट्यूशन से, और किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, लेकिन ये हजार्डस वेस्ट नहीं होना चाहिए. इंडस्ट्री से कहाँ से प्रोड्यूस होगा? उनका ऑफिस एरिया जो है, isn't it? कोई भी इंडस्ट्री है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज सॉलिड वेस्ट. अदरवाइज जो इंडस्ट्री के प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग एंड उससे हो रहा है, वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है. Depending upon the composition, it can come under the category of hazardous waste material. Construction and demolition waste. जब भी हम घर बना रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में आ रहा है. किस तरह के वेस्ट मटेरियल को हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में लेते हैं? गार्बेज, जो घरों से रूटीन में प्रोड्यूस हो रहा है. एशेज, जो चूल्हे वगैरह से राख वगैरह जनरेट हो रही है. combustible non-combustible waste, bulky waste, street waste, biodegradable and non-biodegradable waste, dead animals, abandoned vehicles, C&D waste, sewage waste. ये सारे different types of the waste हैं जो हम रूटीन में प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से. अब अगर हमने सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, हमें उसकी प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी है. अगर हमें पता ही नहीं है कि उसका क्या कंपोजिशन है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या वेस्ट है? जो किचन से नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है और दैट कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है सॉलिड वेस्ट की स्ट्रीम में सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से होते हैं. वो मैं अभी टेकअप करूंगी. रिसाइक्लेबल वेस्ट, ओके, रिसाइक्लेबल मटेरियल, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक्स, केन्स, मेटल्स, ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं. एंड इनर्ट वेस्ट, इनर्ट में आ जाता है आपका जो नॉन रिएक्टिव वेस्ट है, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, घरों से जो भी रेत वगैरह निकल रहा है, डर्ट है, रॉक एंड डेब्रिस है. यू नो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की हम बात कर रहे थे. लाइक घरों में आप रूटीन में आई थिंक ऑन एन एवरेज सभी घरों से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है. सबने डस्टबिन रखे हुए हैं. डस्टबिन का साइज किस बेसिस पे आप सिलेक्ट करते हैं? कभी आपने आई डोंट नो कितना ध्यान दिया है ना, घर में आप ऑन एन एवरेज कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं. और क्या आपको लगता है कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आपका वेस्ट पिकर एक दिन नहीं आ रहा है, आपको 2 या 3 दिन वेस्ट को रखना पड़ सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपका साइज बड़ा ही होता है. नॉर्मली जितना आप रोज वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल साइज का आपका बीन होता है. अगर किसी भी वजह से अगर वो वेस्ट आपके घर को विद इन 24 आवर नहीं छोड़ रहा है, आप उसको नहीं डिस्पोज ऑफ कर पा रहे हैं, तो क्या होगा आफ्टर 2-3 डेज? प्रॉब्लम किस टाइप की? सबसे पहले तो आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद फ्लाइज आसपास आनी शुरू हो जाएंगी, एंड 2-3 डेज के बाद जब आप वेस्ट मटेरियल को पॉली बैग में जिसमें आप लेके जा रहे हो या आप थ्रो कर रहे हो, तो बॉटम के ऊपर एक लिक्विड सा प्रोड्यूस होगा. उसको हम टेक्निकल उसमें बोलते हैं लीचेट. कोई भी लिक्विड वेस्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ द solid waste, that is
लीचिट। 2 या 3 दिन में आप इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो वेस्ट मटेरियल आपके घर में है। तो आप सोचिए कि जब आपके घर से जिस जगह पे वो जाके डंप हो रहा है, सालों साल वहां पर रह रहा है, तो किस टाइप की प्रॉब्लम और कितनी लेवल की प्रॉब्लम होगी। मेरे ख्याल से आप अलग अलग सिटी से आए हुए हैं, एक बार जस्ट आप एनालाइज करने की कोशिश करिए कि जब आपने आपका वेस्ट बीन में डाल दिया, वेस्ट कलेक्टर आ गया, उसके बाद वो वेस्ट कहाँ जा रहा है। कितने लोगों को शायद इस चीज का आइडिया होगा कि आपकी सिटी में वो वेस्ट फाइनली आपके घर के बाद वो गया कहाँ जा रहा है। नॉर्मली या तो आसपास लोग फेंक देते हैं, कोई भी खाली प्लॉट देखा वहां पे फेंक दिया, नहीं तो वेस्ट कलेक्टर जो भी आ रहा है वो किसी भी एक रिमोट एरिया में जाके, सिटी के बाहर जाके ऐसे ही उसको डंप कर रहा है। एंड वहां पे सारे के सारे स्ट्रे एनिमल्स आ रहे हैं, एंड एस्थेटिकली भी बहुत खराब लगता है। जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप समटाइम्स किसी भी सिटी की पहचान कैसे है, कितना क्लीन है, इजंट इट। और क्लीन कैसे होता है अगर आप कूड़ा करकट जगह जगह पे नहीं फेंक रहे हैं। But some of the cities having the waste treatment plant. Yes, I will come to that part. Like it is mandatory. We are having, अभी जो मैंने यहाँ पर बात की है, ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, जितने भी तरीके के वेस्ट मटेरियल है, सबके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल बनाए हैं। सिर्फ ये है कि हम लोग अवेयर नहीं है और उनको उतना फोर्सिबली इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए वी आर हैविंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल। और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल कहता है कि सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्ट करना, ट्रीट करना, मैनेज करना, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर हम जनरेट कर रहे हैं, एज अ जनरेटर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है, लेकिन हम में से शायद ही कोई अवेयर है। बस अब थोड़ा सा हो गया कि आप कहीं भी लिटरिंग कर रहे हैं तो फाइन है, इतना हमें सिर्फ पता है ना। अगर फाइन अगर 1-2 बार लग जाएगा तो मेरे ख्याल से हर कोई डस्टबिन ढूंढ के हर चीज वहां पे डालनी शुरू कर देगा। एंड इन आवर सिस्टम यहाँ पर हम कुछ भी करते रहे, इंडिया के बाहर निकलते ही आप रैपर्स हर चीज अपनी पॉकेट में लेके कैरी करते हैं। वहां पे आप यू कैन नॉट थ्रो हेयर एंड देयर, आपको पता है फाइन लगने वाले हैं। सो थोड़ा सा हमारा वही लोग हैं, हम यहाँ पे लिटरिंग करते हैं, इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं, बाहर जाते हैं हम सुधर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इन बाउंड्रीज में क्या एकदम से हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, या वो एक फ्रीडम लेकिन घर हमारा ही है, घर हमें साफ रख। लाइक अभी हमने क्या किया है, स्कूल लेवल के बच्चों को टारगेट करना शुरू किया है। स्कूल में बच्चे बड़ी जल्दी समझ आते हैं, घर में आके वो अपने पेरेंट्स को भी रोक लेते हैं। कई बार मुझे पर्सनली फील होता है कि छोटे बच्चों को अगर हम 1-2 बार कहेंगे एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, वो नहीं हमारी बात कई बार समझते हैं, पर जो बात टीचर ने कह दी है उसको वो लकीर के फकीर हैं, उसको नहीं डेविएट करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मेरा बेटा व्हेन ही वाज इन प्री नर्सरी, तो रूटीन में उसने अपने टॉफी के रैपर्स और जो अपना टिफिन में जो फॉइल पेपर्स वगैरह हैं वो रूटीन में कैरी करके लाना। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा बेटा इन चीजों को, वहां पर भी बीन होंगे, वहां क्यों नहीं डालता। एक दिन मैंने उससे बात की, कहता नहीं मम्मा, मैम ने ये बोला है कि पोल्यूशन नहीं करना, अपने रैपर्स घर में ले जाके अपने डस्टबिन में डालने हैं, और बच्चे उसको सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम बाहर जाके कुछ भी खा रहे हैं, इमीडिएटली रैपर बीन ढूंढने की तो हमें जरूरत ही नहीं है, सड़क खुली है कहीं भी डाल दी नहीं, जबकि हार्डली कितना टाइम लगता है 1-2 मिनट आसपास ढूंढने में। हजार्डस वेस्ट, अब हजार्डस वेस्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग चीज है, लेकिन घरों से भी हम काफी सारे हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई भी 2-3 एग्जांपल अगर आपके माइंड में आते हैं कि कौन सा मटेरियल है जो हजार्डस है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, सबके घरों में गैस यूज हो रही है, एलपीजी सिलेंडर, isn't it? And it is explosive, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, we have to be careful. ड्रेन ओपनर्स हम यूज कर रहे हैं, हार्पिक्स हम यूज कर रहे हैं, बैटरीज हम यूज कर रहे हैं। अब हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बैटरी को डिस्पोज ऑफ करना कैसे है बाद में।
that come under the category of the hazardous waste handling rule. बायोमेडिकल वेस्ट, घरों में सिर्फ 2-3 तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं. पहला तो आपके सैनिटरी नैपकिन, दूसरा एक्सपायर्ड मेडिसिन, या आपकी कोई चोट वगैरह लग गई है, रूटीन में कोई ड्रेसिंग हो रही है, तो वो मटेरियल आपका इस बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है. एंड वी शुड ट्राई कि कोई भी इंफेक्शियस वेस्ट है, बाय चांस किसी को कोई चोट लगी है, पस निकल रही है, ब्लड निकल रहा है, उसको आप नॉर्मल स्ट्रीम के साथ मत डालिए. ई वेस्ट क्या है? बहुत सबसे नए हैंडलिंग रूल बने हैं ई वेस्ट के लिए. बायोमेडिकल के लिए वी आर हैविंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल. ई वेस्ट हैंडलिंग रूल अभी 2011 में ही आए हैं और अभी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में भी एक एग्जाम्पल अगर हम ले, 5-6 चीजें ऐसी आपको मिलेंगी जो आफ्टर सम टाइम जब वो यूजफुल नहीं रहेंगी वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगी. सबसे पहले आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स, फैंस, एलसीडी प्रोजेक्टर एंड कैलकुलेटर्स वगैरह. छोटी छोटी चीजें, आपके हेयर ड्रायर्स, जो आपके सेल से चलने वाले टॉयज हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो रूटीन की हमें पता भी नहीं है और वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आ रही है. पहले क्या करते थे आपके, अगर कोई फॉर एग्जांपल, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ. ई वेस्ट हैंडलिंग रूल के आने से क्या हुआ, कोई भी रिश्तेदार अब्रॉड में बैठा है, आ रहा है, तो कहेंगे जी वहां से आप हमारे लिए कुछ भी ले आइए, सेकंड हैंड सस्ते मिलते हैं, isn't it? और पहले बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाती थी, समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते थे. रीजन क्या है? वहां के रूल्स रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपका लैपटॉप अगर ये कुछ टाइम के बाद अगर ये वेस्ट हो गया, या फ्रिज, टीवी, कोई भी चीज वेस्ट की उसमें आ गई है, तो आपको उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, लैंडफिल पे जाने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए. और उसको पे करने की बजाय लोग क्या करते हैं कि कहीं भी ऐसे किसी को भी फ्री में दे देंगे इफ दे वांट टू चेंज और अपग्रेड. अब क्या है, कुछ लोग ले आते हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में वो उन चीजों को लेकर आ जाते हैं, 1-2 साल किसी तरीके से वो काम करेंगे, आफ्टर दैट लायबिलिटी किसकी है? जो लेकर आया, यूजर की. उन्होंने फ्री में देके अपनी जान छुड़ा ली है, नहीं तो उनको $20-30 कुछ जो भी उनकी फीस होती है अकॉर्डिंगली उनको पे करना है. अब ई वेस्ट हैंडलिंग रूल आने के बाद क्या हो गया है, आप कोई भी यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाहर से इंडिया में नहीं ला सकते हो. फ्रेश मटेरियल आप ला सकते हो, विद बिल यू हैव टू शो. अगर आप नहीं ला रहे हो, फ्रेश नहीं ला रहे हो, साथ में यूज्ड इस टाइप का ला रहे हो, तो आपको एयरपोर्ट पे हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी. सो अभी कुछ लोग इस चीज को लेके अवेयर नहीं है, पर धीरे धीरे दे विल बी अवेयर. और अगर आपका कोई भी लैपटॉप खराब है, टीवी खराब है, उसको आप सेल कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अमाउंट आपको मिल जाता है. क्यों मिल जाता है? अगर कोई भी एक खराब सा लैपटॉप है, कबाड़ी वाला भी आपको 500-700 हजार रुपए तक पे कर देता है. क्या है ऐसा उसके अंदर? वेस्ट ही है. उसमें बहुत प्रीशियस मेटल्स लगे हुए हैं. मदरबोर्ड सबसे महंगा आइटम क्या है? अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो गया है तो सबसे ज्यादा महंगी चीज वही पड़ती है. उसमें गोल्ड यूज होता है, ओके, एंड समटाइम्स प्लैटिनम एंड सिल्वर, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. एंड हैवी मेटल्स कैडमियम एंड क्रोमियम भी यूज होते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू गोल्ड की और सिल्वर की और प्लैटिनम की है, उसको वो एनवायरमेंटली साउंड मैनर में नहीं ट्रीट करते और उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. तो हम घरों से ये सारी की सारी कैटेगरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि हमने इसको कैसे सेफली डिस्पोज ऑफ करना है. अब फंक्शनल एलिमेंट की हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में. फंक्शनल एलिमेंट क्या है? कब आपने वेस्ट प्रोड्यूस किया और किन किन स्टेप से होते हुए उसका लाइफ साइकिल एंड हो गया. हम जैसे ही वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, घर में इमीडिएटली हम जनरेट कर रहे हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर बिन में स्टोर कर रहे हैं. यहाँ से आपका कलेक्ट हो रहा है वेस्ट, जो वेस्ट कलेक्टर आ रहा है वो वेस्ट को लेके जा रहा है. थ्रू ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस
या तो वो डिस्पोजल साइट पे जाएगा, डंपिंग साइट पे, या वो रिकवरी एंड रिसाइकलिंग के लिए जाएगा, या फिर इंसिनरेशन और कंपोस्टिंग के लिए जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटी विच इज अवेलेबल इन योर सिटी। पर नॉर्मली क्या होता है, ना रिकवरी होती है, ना रिसाइकलिंग होती है, ना ही कंपोस्टिंग हो रही है, सीधा का सीधा वो डंपिंग साइट पे जा रहा है। पर हमारे हैंडलिंग रूल कहते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल क्लियरली कह रहा है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल, organic material, it should not go to the landfill site. Recyclable material should not go to the landfill site. सिर्फ और सिर्फ inert waste it should go, ताकि वहां पे जाके कोई भी environment impact ना हो। अगर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कंपोस्टिंग करना मैंडेटरी है। तो मे बी ओवर द टाइम शायद कुछ ऐसा हम लोग डेवलप कर लें, एक एटीट्यूड की अपने घरों के लेवल पे ही किचन वेस्ट को कंपोस्टिंग में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। हियरार्की ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, इस पिरामिड के टॉप में अगर आप देखेंगे जो ऑप्शंस दी हुई हैं, दीज आर द मोस्ट फेवर्ड ऑप्शंस। हियर दीज आर द लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन। लीस्ट फेवर्ड एंड मोस्ट फेवर्ड में क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रिवेंशन करनी है। वी शुड ट्राई कि वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस करें। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कम से कम उसको जितना रीयूज कर सकते हैं, या अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई पार्टी है, डोंट गो फॉर डिस्पोजेबल्स, गो फॉर नॉर्मल क्रॉकरी। नहीं तो डिस्पोजेबल, आजकल दिस इज द ट्रेंड, डिस्पोजेबल प्लास्टिक मटेरियल है, मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, कन्वीनियंट भी है, isn't it? एंड वो कितनी ज्यादा एक वेस्ट स्ट्रीम आपकी इमीडिएटली प्रोड्यूस हो रही है। कोई और आप बल्कि मटेरियल, बल्क परचेज जब कर रहे हैं, तो उसमें इन स्पाइट ऑफ गोइंग इनटू स्मॉल पैकेजिंग, you can go for a bigger size that is quite economic also, and that will produce very less quantity of the waste material. Then comes another important thing is आप कैसे वेस्ट को प्रोड्यूस कर प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। सबके सब लोग शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं, सबने शूज खरीदने हैं, मैक्सिमम लोग बॉक्स में लेकर आएंगे आप, isn't it? और घर में आते ही बॉक्स को आपने ओपन किया, शूज बाहर निकाला एंड थ्रो कर दिया। उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप वहां रिफ्यूज कर दे कि I don't want this box, isn't it? Simply you carry it in a simple paper bag, and that box can be reused by them. These are very small steps. You can discard, अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है, you can simply पैकिंग की कोई जरूरत नहीं है, isn't it? पर sometimes बहुत मजबूरी है, आपको पैकिंग करनी भी है, तो आप जाइए पेपर पैकिंग पे rather than वो प्लास्टिक एंड शाइनी एंड ग्लोजी शीट्स। You can avoid that. These are some simple steps through which आप वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। रीयूज की ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं, कैसे हम चीजों को रीयूज कर सकते हैं। रीसाइक्लिंग क्या होती है, रीयूज और रिसाइक्लिंग में डिफरेंस क्या है। रीयूज है एक मटेरियल को सेम फॉर्म में बार बार यूज करना। रिसाइक्लिंग उसकी फॉर्म चेंज कर दिया, उसको प्रोसेस कर दिया और फिर उस मटेरियल को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, पेपर को हमने कार्डबोर्ड में या हैंडमेड शीट में कन्वर्ट किया, दैट इज द रिसाइक्लिंग। मार्केट में रिसाइकल्ड पेपर्स काफी अवेलेबल भी हैं। उसके अलावा रिसाइक्लिंग की अगर हम बात करते हैं, रूटीन एक्टिविटी में प्लास्टिक मटेरियल्स आप सब यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमें फूड कंटेनर्स रखने हैं उसमें वी शुड अवॉइड रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स। क्यों? जब भी आपने घरों में सब्जियां वगैरह या आप कह लीजिए दाल या कोई भी बिस्किट्स स्टोर करनी है, ऑलवेज गो फॉर गुड क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल। एंड गुड, मार्केट में जा रहे हैं आपको कहेंगे जी 1 नंबर का प्लास्टिक है, 2 नंबर का प्लास्टिक है, एंड 1 नंबर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। क्यों? वो फ्रेश मटेरियल से बना है, दूसरे वाला रिसाइकल से बना है। और जब आपका रिसाइकल से बन रहा है, वहां पे उसमें सबसे खराब क्वालिटी कौन से कलर की होती है? व्हाइट, कलर्ड और ब्लैक। व्हाइट इज द प्योर फॉर्म, colored red, blue etc is in between, and black is the poorest grade, and accordingly cost is reduced.
एंड जब भी आपने देखना है खाने पीने की चीज़ों में लेके, कई बार अगर आप बाहर से पैकिंग करा रहे हैं खाने की, नॉर्मली क्या करते हैं दीज स्पेसिफिकली एट ढाबाज एंड ऑल, क्या करेंगे ब्लैक कलर के पॉलीथीन में पैक करके दे देंगे सब्जी एंड ऑल. नेवर गो फॉर दैट. हैवी मेटल्स है, फूड को आपने उसमें स्टोर किया है, फूड आपका गर्म है, गर्म खाना है, उसको कंडीशंस ऐसे मिल गई कि हैवी मेटल उसके अंदर पॉलीथीन से आपके फूड में आ गया और वो आपने खा लिया, आपको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी. कभी भी स्टोर करना है, कोई भी चीज खाने की चीजें करनी है, गो फॉर वाइट कलर प्लास्टिक मटेरियल. एनर्जी रिकवरी की जब हम बात करते हैं, दीज आर द ऑप्शंस जहां पर हम कंबस्टिबल पार्ट को बर्न करके एनर्जी डिराइव करते हैं. दैट इज बीइंग डन थ्रू द incinerator. Nowadays we are having RDF technique also. RDF I will discuss in detail in Chandigarh. हम RDF पे फोकस करते हैं. Then comes disposal. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली 3 मंत्रास जो हैं बहुत ज़्यादा कारगर हैं, जिनकी हम बात करते हैं कि हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को इफेक्टिवली हैंडल करना है. 3 R's. पहला मंत्र है रिड्यूस, देन reuse, then recycle. But after that 4R mantra has come up: reduce, reuse, recycle, recover. And then 5R mantra is reduce, reuse, recycle, recover and rethink. कि आपने ये सारी स्टेप्स कर ली हैं, स्टिल यू ट्राई टू रीथिंक कि क्या आप कोई ऐसी स्ट्रीम तो नहीं है जो आप रिड्यूस या रीयूज कर सकते हैं. Now, why to concern about waste quantity? You know, हम में से हर व्यक्ति वेस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेस्ट. लाइक पूरे इंडिया में या पूरी सिटी में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक दिन में कितने ग्राम ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है. आपके घर में जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतना ही ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, isn't it? एंड जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, उसी हिसाब से आपका वेस्ट की क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी. जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतनी ज्यादा आपको जगह चाहिए उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ट्रीट करने के लिए. सो हेयर यू कैन सी कि कहीं से भी हमने वेस्ट कलेक्ट किया है, इसको डंप कर रहे हैं. एक साइड में जो फिगर दिख रही है, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स, जो हम सैनिटरी लैंडफिल साइट्स बनाते हैं. एंड सॉलिड वेस्ट जो है, इसको हम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों मान रहे हैं, क्यों इन इंडिया में स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा निगलेक्टेड एरिया है. इस चीज का अंदाजा आप अपने घरों से भी लगा सकते हैं. कैसे? डस्टबिन को आप कभी भी ड्राइंग रूम में नहीं रखते, रखते हैं? नहीं रखते हैं. बेडरूम में नहीं रखते हैं, कोई भी ऐसी जगह पे नहीं रखते हैं जहां आप बहुत फ्रीक्वेंटली उस जगह पे जा रहे हैं. एक ऐसा कोना ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आपको पूरे दिन में डस्टबिन नजर ही ना आए. नहीं, और नजर भी आएगा तो बस कोई गेस्ट आ रहा है तो सबसे पहले उस कॉर्नर को ढकने की कोशिश करते हैं. क्यों? जब हम अपने घरों में इतना बच रहे हैं तो सरकार भी कम से कम पैसा देती है. नहीं, अब जितना भी पैसा जितने भी फंड्स लोकेट हो रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, काफी कम पैसा मिलता है. और जो भी मिलता है उसमें क्या हो रहा है, 70 to 80% कहाँ पे खत्म हो रहा है? वो सैलरीज देने में, लोगों की व्हीकल्स को खरीदने में, ट्रांसपोर्टेशन में. हम ट्रीटमेंट की और डिस्पोजल तक तो बहुत ही लिमिटेड फंड्स रह जाते हैं. सिर्फ कलेक्शन पार्ट में काफी पार्ट हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है. और जो हमारा वेस्ट है वो हम कहीं भी इधर उधर अपनी मर्जी से डंप कर रहे हैं. कई बार तो अक्सर हम उसको बर्न भी कर देते हैं. आग लगा दी है स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सीजन में. क्या होता है, जब लीफ वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे घर सड़कों के आसपास जो स्ट्रीट स्वीपर्स आते हैं, उसको उठाने की बजाय क्या करेंगे, आग लगा देंगे. इवन समटाइम्स घरों में भी लोग कर देते हैं कि बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, उसको आग लगा दो. सबसे कन्वीनियंट लगती है ये चीज, पर इसको हमें नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? एक तो हमारी इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है. सेकेंडली, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंडली, हैंडलिंग रूल कहता है कि अगर आप ऐसी चीज करोगे आपको पनिशमेंट है.
Sometimes danda is important, so that danda is also there. Now in अर्बन वर्सेस रूरल की अगर हम बात करते हैं, रूरल एरिया की बजाय अर्बन एरिया में डिफरेंट काइंड का वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है और उनकी प्रॉब्लम भी डिफरेंट तरीके की है। इसीलिए सिटीज में और टाउन्स में ज्यादा प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू द रूरल एरिया। क्यों? सबसे पहले तो ये है कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है कलेक्शन एंड डिस्पोजल पे। दूसरा, इट यूटिलाइजेस द वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव लैंड। सिटीज में, टाउन्स में सब जमीनें बहुत महंगी हैं और इतनी एक्सपेंसिव लैंड को हम एक लैंडफिल साइट के लिए अगर हमने लेना है तो वो कॉस्ट को मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, किसी भी लैंडफिल के आसपास कोई भी रहना नहीं चाहेगा, isn't it? आप खुद अपने घरों के आसपास किसी पड़ोसी को कूड़ा नहीं फेंकने दोगे। कितने लोग देते हैं? कोई भी नहीं देगा। और जहां पर आप पूरी सिटी का वेस्ट आ रहा है उसके आसपास की लैंड की वैल्यू एकदम से कम हो जाएगी। थर्ड वन इज द environmental problems which are related to the disposal of the solid waste। एक बहुत सिंपल एग्जांपल जो मैं देती हूँ, नॉर्मली दिल्ली सब लोग अक्सर जाते हैं और करनाल बाईपास से मेरे को लगता है कि कोई ना कोई गया होगा। कम से कम 5-6 साल पहले तक आप थ्रू स्मेल ओनली यू कुड सेंस कि करनाल बाईपास आ गया है। कैसे आपको पता चल रहा था? क्योंकि करनाल बाईपास के बिल्कुल लेफ्ट साइड में डंपिंग साइट है और उस साइट पे दिल्ली का काफी वेस्ट मटेरियल आ रहा है। और जो इतने सालों से 25-30 साल से आप सोचिए कि वेस्ट वहां पे डंप हो रहा है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और वहां पे जब डिग्रेड कर रहा है तो स्मेल से आपको आइडिया लग जाता था, isn't it? So these are the deficiencies in the management of the systems। क्या क्या deficiency है जो हमारा existing system है और उनको हमने improve करना है। गार्बेज को हम लिटरिंग करते हैं इधर उधर बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कहीं भी मन किया फेंक दिया। डस्टबिन या कोई भी बिन हम यूज नहीं करना चाहते हैं। डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट थ्रू डंपिंग एंड थ्रू बर्निंग। जब कभी हमें लगता है कि नहीं कन्वीनियंट है, गार्बेज पिकर नहीं आ रहा है, उसको हम बर्न करना ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं। कम्युनिटी को हमने एंगेज नहीं किया है। जब तक हम कम्युनिटी को नहीं बताएंगे कि वेस्ट को अगर आप ठीक से नहीं ट्रीट करोगे किस तरह की प्रॉब्लम होगी, जब तक कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना काफी जरूरी है। उसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज है, जगह जगह पे प्रॉपर डस्टबिन नहीं है। अगर वो ही नहीं है तो आप कहाँ पे अपने वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे। घरों से गार्बेज बहुत रेगुलरली लिफ्ट नहीं होता है। घरों से लिफ्ट भी हो गया, जो मिड टर्म स्टोरेज जगह है वहां से रूटीन में नहीं लिफ्ट हो रहा, तो वहां पे लिटरिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट, जो मैं बात कर रही थी कि अभी तक इंडिया में कुछ सिटीज को छोड़कर कुछ सिटीज में ही ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन बाकी जगह सिंपली डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल हम कर रहे हैं। एंड लैक ऑफ प्रायोरिटी एंड फाइनेंशियल एलोकेशन टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इस सेक्टर को मैक्सिमम फंड्स देने पड़ेंगे और मैन पावर को प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा। इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या है, जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं हमें पता होना चाहिए कि उस चीज की क्या करेक्टरिस्टिक है, उसमें कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, कितना प्लास्टिक है, कितना ग्लास है। अकॉर्डिंगली हम कोई भी ट्रीटमेंट को सजेस्ट करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा करीब 48 to 50% जो वेस्ट मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है। बाकी 50% ऑलमोस्ट ग्लास, इनर्ट्स, रैग्स, प्लास्टिक्स मटेरियल, ये सब उस कैटेगरी में है। तो सबसे ज्यादा हमें इमीडिएट अटेंशन किस चीज पे देने की जरूरत है? बायोडिग्रेडेबल। क्यों देने की जरूरत है? लाइक गिल्ला वेस्ट है, डिग्रेड हो रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्शंस होंगी और इन्वायरमेंटल एमिशंस भी होंगे। प्लास्टिक को, ग्लास को आप काफी टाइम तक रख सकते हो स्टोर करके, कोई किसी तरीके की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल को इमीडिएटली यू हैव टू अटेंड। क्या किस तरीके के इश्यूज हैं अगर हम अपने वेस्ट मटेरियल को अनसाइंटिफिकली डिस्पोज करते हैं? सबसे पहले क्या होगा?
लाइक मैंने बात की कि आपके घरों में वेस्ट मटेरियल 4 या 5 दिन तक रखा हुआ है तो फ्लाइज आएंगी, स्मेल आएगी, एंड देयर आर चांसेस फॉर वेरियस काइंड ऑफ द वेक्टर बोर्न डिजीजेस. उसके बाद ऑक्यूपेशनल एंड पब्लिक हेल्थ. जो लोग वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जो वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं आपके घरों से, उसको ट्रीट कर रहे हैं, फर्दर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उनको कई तरीके की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट होने के चांसेस रहते हैं. ब्रीडिंग प्लेस, इस तरह के जगहों पे सबसे ज्यादा ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज है एंड इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर हम इसको बंद कर रहे हैं, ओपन बर्निंग कर रहे हैं, तो that will not be efficiently done and emissions will be there. लीचेट की मैंने बात की थी कि अगर आपके घर में एक वेस्ट मटेरियल 1, 2, 3 दिन तक है और अकॉर्डिंगली लाइक सर्दियों में आप में भी 2 दिन रख सकते हैं, गर्मियों में मुश्किल है, isn't it? गर्मियों में अगर आप एक वेस्ट को 1 हफ्ता अपने घर पे रख सकते हो, कितनी प्रॉब्लम होगी. और जब आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं तो उसके बॉटम पे जो लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा. और उस वेस्ट को जब आप डंपिंग साइट पे सालों साल रख रहे हो तो वहां पे कितना ज्यादा लीचेट प्रोड्यूस हो रहा होगा. वो लीचेट कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली वो लीचेट हम तक पहुंच जाएगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. कैसे? जितनी भी डंपिंग साइट है, सिंपल डंपिंग साइट है, किसी भी तरीके का कोई लाइनर नहीं है. क्या होगा? कोई भी चीज आपने रेत के ऊपर डाली, सॉइल पे, अपनी मिट्टी पे डाली, जमीन पे डाली, डायरेक्टली थोड़ी देर के बाद वो वहां पर नहीं है. कहाँ चली गई? सब सॉइल में पेनिट्रेट करके वो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गई है. ग्राउंड वाटर में मिक्स होने का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके वाटर सोर्स में वो आ चुकी है, और जो भी आसपास के एरिया में लोग उस पानी को यूज कर रहे हैं, दैट वाटर इज कंटामिनेटेड. नंबर 1. जितनी भी डंपिंग साइट्स हैं उनके आसपास क्या है? रिवर्स या कोई भी स्ट्रीम्स हैं, और वहां से फ्लो होके सारे के सारा लीचेट उस सरफेस वाटर बॉडी में एंटर करता है, वो फिर से वाटर को पोल्यूट कर रहा है. देन गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, जब भी कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डिग्रेड होता है, डिफरेंट काइंड की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. जब तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है. ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म, 2 तरह की नॉर्मली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, एरोबिकली और एनएरोबिकली प्रोसेस के थ्रू. एरोबिकली का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनएरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक मटेरियल का कंपोजिशन क्या है? CHNSO. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, nitrogen will be converted into oxides of the nitrogen, we call it NOx. Sulfur will be converted into oxides of sulfur, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस होंगी, प्लस सम वाटर ड्यूरिंग अ रिएक्शन. लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो गई है, कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन, sulfur will be converted into H2S, nitrogen will be converted into ammonia. अब मीथेन, अमोनिया एंड H2S सारी की सारी रिड्यूस्ड फॉर्म है. अमोनिया आई थिंक सभी ने स्मेल किया होगा 10th 11th के अपने एक्सपेरिमेंट. इट इज अमोनिकल लाइक स्मेल, बड़ी पंजेंट स्मेल रहती है. H2S इज रोटन एग लाइक स्मेल. और कई बार आप किसी भी जगह से जा रहे हैं स्टेगनेंट वाटर बॉडी के आसपास, आपको बड़ी डिफरेंट टाइप की स्मेल फील होती है बिकॉज ऑफ एनएरोबिक कंडीशंस एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द gases which are being produced. हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत क्यों है लैंडफिल गैस को लेके? अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है या मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, दोनों की दोनों गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस का मतलब वो ultimately they will lead to the global warming and climate change. और जो हमारी लैंडफिल्स हैं वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में बहुत ज्यादा टॉप लेवल पे है, जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस. क्या हम कुछ कर सकते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए कि एमिशंस ना हो? यस, वी कैन डू. कैसे? सबसे पहले तो यही है कि कम से कम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करें.
ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोड्यूस करें, उसको हम ट्रीट करें, isn't it? और अगर गैसेस जनरेट भी हो रही हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लें, they should not be allowed to release into the environment. These are एक और जो बहुत ज्यादा कंसर्न है, जितनी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, दे आर अराउंड डंपिंग साइट्स, isn't it? वहां पे बहुत कम लोग आना जाना पसंद करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। बहुत काफी टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज इन जगह पे रिपोर्ट भी होती है। नाउ वेरियस काइंड ऑफ द हेल्थ रिस्क्स आर देयर, क्योंकि जो रैग पिकर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व है नॉर्मली अपनी झुग्गी वगैरह डाल के वहीं पे रहेंगे, एंड दे हार्डली बॉदर्स कि हैंड वॉश करके खाना खाना है, क्या करना है। मैक्सिमम टाइम जब आप उस जगह पे स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो आपकी हेल्थ अल्टीमेटली सफर होगी ही। So these are the various kind of the toxic fumes which can be generated when we burn our waste material. And in some cases even, जो waste picker हैं, due to stressful conditions, उनको कई तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है और उनमें से इवन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी रिपोर्ट हुए हैं। लाइक हम में से कितने लोग वेस्ट को डायरेक्टली हाथ में लेना चाहेंगे? कोई भी नहीं हाथ लगाना चाहेगा, और वो उनका एक रोजी रोटी का साधन है। कितना टाइम उन्होंने वेस्ट मटेरियल को हैंडल करना है, एंड आफ्टर हैंडलिंग देम, पर्सनली जो हमने इंटरव्यू भी किए हैं इन लोगों के साथ, दे सेज कि हम लोग खाना वाना नहीं खा पाते हैं, और एक तो इस सेक्टर में उनकी मजबूरी है, कोई जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो छोड़ना चाहते हैं, पर जब तक कोई और जॉब नहीं मिलती है दे आर एंगेज्ड। दे सेज कि मैम हम लोग इसको छोड़ना चाहते हैं, हमें कोई और जॉब नहीं है। और कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी ओवर द टाइम, इनको कई टाइप के इन्फेक्शंस भी डेवलप होते हैं। नाउ लीचेट एमिशंस वी हैव डिस्कस्ड, जिसकी वजह से लैंडफिल गैस एंड लीचेट की वजह से एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। अब आपको एक इस फिगर में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये लैंडफिल साइट है, एक जो वेस्ट मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट किस लेवल तक होता है। जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस फिगर। ये एक लैंडफिल साइट है जहां पर आपका वेस्ट डंप हो रहा है, पूरी सिटी का वेस्ट डंप हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा और ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, डस्ट की प्रॉब्लम होगी, डैमेज टू वेजिटेशन होगा, फ्लाइज एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेस विल प्रिवेल हियर, फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर एंड एक्सप्लोजन यहाँ पर क्यों होते हैं? क्योंकि जो मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से। मीथेन गैस में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई है। दिस इज जस्ट लाइक आपके गांव में जो बायोगैस प्लांट्स चलते हैं, गांव डंग से क्या कर रहे हैं हम? अल्टीमेटली मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो मीथेन गैस से ही आप एनर्जी जनरेट करते हैं। देन यहाँ से जो लैंडफिल से ये लोकल प्रॉब्लम है जो आसपास के लोग फेस करते हैं। लीचेट परकोलेट करके ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है, पर थोड़े टाइम के बाद डिपेंडिंग अपॉन द विंड डायरेक्शन, ऑर्डर कैन प्रिवेल अप टू मोर डिस्टेंस। पूरी सिटी में समटाइम्स वी फील these are the even order can go up to the particular local area. Now जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रही है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, over the distance globally they can have some impacts. So this is why we need to concern on the efficient waste management. ये लीचेट जनरेट हो रहा है, और जितनी ज्यादा बारिश अगर हो रही है और वो वेस्ट के अंदर से पास हो रही है, ज्यादा और ज्यादा लीचेट प्रोडक्शन होगा हमारा। ये रिचार्ज एरिया है, लाइक अभी जैसे हम बात कर रहे थे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन कैसे हो रहा है। लैंडफिल साइट्स हैं, ये डिस्पोजल साइट है, यहाँ से कंटेमिनेटेड वाटर सब सॉइल में आ गया, आसपास कोई रिवर है उसमें इट कैन फ्लो, उसको भी कंटेमिनेट करेगा, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा, और नियर बाय के एरिया में अगर कोई वाटर सप्लाई वेल है, इस पानी को वो एक्सट्रैक्ट करके पूरी सिटी को सप्लाई कर देंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि इन एरिया के आसपास कोई भी वाटर सप्लाई वेल ना हो जो पूरी सिटी को वाटर की रिक्वायरमेंट मीट करता हो।
Now we can come to the Chandigarh. I think I have been asked to discuss Chandigarh in detail, so we can go through it. In Chandigarh, basically वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, काफी हद तक चंडीगढ़ में एफिशिएंटली वेस्ट को हम मैनेज कर रहे हैं, और जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो काफी अलग अलग जगह से प्रोड्यूस हो रहा है. रेजिडेंशियल एरिया, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, your commercial complexes, gardens, slums, etc. As per these are the demographic details कि city में कितनी population है और कितना waste कितना literacy rate है, और जितना ज़्यादा जिस city में आपकी population होगी उतना ही quantity of waste आप produce करेंगे. Now चंडीगढ़ में कौन-कौन responsible है? Local bodies क्या करती हैं? They collect and store and transport waste, and they are also responsible house to house. घर में जा के जो waste material को collect करने की responsibility लेती हैं. Plus म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? उन्होंने जगह जगह पे स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई हैं, सहज सफाई केंद्र. चंडीगढ़ के कई सेक्टर्स में सहज सफाई केंद्र हैं. इनका पर्पस क्या है कि अगर आपके घरों से वेस्ट आ रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, स्मॉल कार्ट्स में वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, और इट इज नॉट फिजिबल कि वो छोटे रिक्शाज और कार्ट्स डायरेक्ट आपकी डंपिंग साइट पे चले जाएं. तो कुछ ऐसे स्टोरेज पॉइंट बनाए हुए हैं कि आपके घरों से वेस्ट कलेक्ट होके उन साइट्स पे पहुंच जाएगा, और वहां से बड़े व्हीकल उस वेस्ट को फाइनल ट्रीटमेंट सेंटर पे या डिस्पोजल साइट पे लेके जाते हैं. Then MCC is responsible here. Municipal Corporation Chandigarh is responsible for storage, collection of the waste material and transportation. In Chandigarh, we are having processing center, waste processing center, and it is of unique kind. क्योंकि आसपास के एरिया में ऐसा कोई इस टाइप का ट्रीटमेंट सेंटर अभी नहीं है फैसिलिटीज. इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी चंडीगढ़ का वेस्ट मटेरियल है वहां पर जा रहा है, वहां पे उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उससे फ्यूल ड्राइव करते हैं. उसको हम कहते हैं RDF. RDF मींस रिफ्यूज्ड डिराइव फ्यूल. फ्यूल जो हम एक वेस्ट मटेरियल से ले रहे हैं और उसको हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं अलोंग विद द कोल, और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, सेक्टर वाइज काफी RWAs एक्टिव हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट को मैनेज कर रही हैं. एंड even we are having various societies जो composting of organic waste कर रही हैं कुछ particular areas में. सब sectors में नहीं है पर कुछ जगह पे इन्होंने अपने level पे किया हुआ है. And जयप्रकाश Associate Limited is processing the waste. चंडीगढ़ सिटी का वेस्ट को प्रोसेस करके उसको RDF में कन्वर्ट कर रहा है. एंड चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी CPCC is monitoring and regulating the existing practices की as per handling rule ये सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, प्रॉपरली वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रीट हो रहा है और मैनेज हो रहा है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? CPCC के. चंडीगढ़ में अप्रोक्सीमेट 350 to 400 टन पर डे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट 400 ग्राम of waste is being produced by per capita. एक जना एक दिन में करीब 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है. एंड ऑर्गेनिक फ्रैक्शन इज अराउंड 49 to 55. कंपोजिशन जो है वेस्ट मटेरियल का पूरे साल एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज होगा? आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज करती हैं. एक फैमिली में डिफरेंट तरीके का आप खाना खा पी रहे हो, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, दूसरी फैमिली में डिफरेंट है, अकॉर्डिंगली आपका वेस्ट कंपोजिशन भी वेरी करेगा. फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में आपकी ईटिंग हैबिट अलग है, आप डिफरेंट काइंड का फूड खा रहे हैं, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कंपोजिशन का वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप केरला में जाएं तो वहां पे सेम टाइप का वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा. तो ज्योग्राफिक लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
कोई भी टेक्निक अगर हम चंडीगढ़ के लिए फाइनल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो टेक्निक केरला के लिए भी इक्वली सुटेबल हो, इसलिए हमें कंपोजिशन का पता लगाना जरूरी है। दूसरा, सीजन, सर्दियों में डिफरेंट टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, गर्मियों में डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है, हिल्स में अलग तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस होगा, प्लेन्स में डिफरेंट, क्योंकि सीजन, ज्योग्राफिक लोकेशन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके वेस्ट मटेरियल को, उसके कंपोजिशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड दीज आर द सम स्टैटिस्टिक्स जो हमने चंडीगढ़ में वेस्ट कंपोजिशन हमने एनालाइज किया था। You can just go through it. If here you will see moisture content is moisture content भी depend करेगा आपने किस सीजन में कौन सा सैंपल लिया। बारिश के दिनों में obviously moisture content ज्यादा होगा, सर्दियों में भी उसके बाद होगा और गर्मियों में कम होगा, isn't it? इसलिए हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे सैंपल लेके हम ये नहीं कह सकते हैं जी इस सिटी का ये कंपोजिशन है। हमने क्या करना है, थ्रू आउट ईयर आपको रैंडम सैंपल लेने होंगे, देन उनका एवरेज निकाल के फाइनली वी कैन रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट किसी भी सिटी में सब तरीके के लोग हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इजंट इट? जिनकी इनकम कम है और जो मिडिल एज इनकम है और हाई इनकम ग्रुप है, सबका वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। HIG में जो लोग आ रहे हैं उनका किस टाइप का वेस्ट मटेरियल ज्यादा मिलेगा? दे प्रेफर जंक फूड, दे हार्डली बॉदर these kind of things। और लो इनकम ग्रुप में क्या होगा, रिसाइक्लेबल मिनिमम प्रोड्यूस हो रहा है एंड ऑर्गेनिक भी कंपैरेटिवली कम होगा। दे ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम मटेरियल, isn't it? This is the existing waste management practice in Chandigarh। Different areas से waste collect होके through door to door collection mixed kind of waste आ रहा है। Normally हमारा handling rule कहता है कि आप सारे waste material को अलग अलग collect करिए, recyclable को अलग करिए, organic को अलग करिए, पर ये अभी तक feasible नहीं हुआ है, अभी तक सारी stream mix ही आ रही है। एंड सारे का सारा वेस्ट मटेरियल सहज सफाई केंद्र में आ रहा है, उनको हम कलेक्शन बिन्स भी कहते हैं। यहाँ से रैग पिकर्स इनफॉर्मली दे कैन कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एटसेट्रा एंड सम पार्ट इज कलेक्टेड हियर एंड रेस्ट पार्ट इज ट्रांसपोर्टेड। इट गोज टू द प्रोसेसिंग यूनिट, सम पार्ट गोज टू द डंपिंग साइट। आफ्टर प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, जो है प्रोसेसिंग में कंबस्टिबल मटेरियल सारे का सारा यूटिलाइज हो जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनर्ट को वो डिस्कार्ड कर देते हैं और ये सारा मटेरियल हमारा फाइनली डंपिंग साइट पे। दीज आर द वेस्ट कलेक्शन कार्ड्स। ये जो रेहड़ी आपको दिख रही है ये सारा घरों में जाके सारा वेस्ट को कलेक्ट करती है और छोटे और बड़े बीन्स के अकॉर्डिंगली वहां से कलेक्ट करके सहज सफाई केंद्र में लेके आ रहे हैं। दीज आर द लोकेशंस ऑफ द सहज सफाई केंद्र in Chandigarh। Around 33 working है, अभी कुछ बन भी रहे हैं। And this is the location of the RDF plant in Chandigarh। It is in sector near Daddu Majra, in between 15 and 38। And this part we can skip कि यहाँ पे कई तरीके के containers use होते हैं, लेकिन जो maximum waste beans use हो रहे हैं वो है 4.5 cubic meter। You know, बजाय कि एक बड़ा बिन एक जगह रखने के छोटे छोटे बिन अगर आप रेगुलर इंटरवल पे रखेंगे तो आप एफिशिएंटली वेस्ट को कलेक्ट भी कर सकते हैं, isn't it? This is how we are transporting through various vehicles, tractors, trolleys and carts. Then this is how the waste is. Earlier it used to go to the dumping site, but now it goes to the RDF plant. And this is the picture of the dumping ground in Chandigarh, which is near sector 38। And इसका 42 एकड़ एरिया है लैंडफिल साइट का, जिसमें से 8 एकड़ को हमने सैनिटरी लैंडफिल में कन्वर्ट किया है।
सैनिटरी लैंडफिल और ओपन डंपिंग की बात करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? ओपन डंपिंग में हम सॉर्ट ऑफ राम भरोसे चीजें डाल रहे हैं, कुछ भी किया और वहां पे डंप किया एंड छोड़ दिया. बट सैनिटरी लैंडफिल में दीज आर साइंटिफिकली डिजाइन्ड. मीन्स जो मैंने शुरू में पहली पिक्चर दिखाई थी कि वहां पर एक प्लास्टिक की शीट्स लगी हुई थी बॉटम में एंड साइड्स में. बॉटम में प्लास्टिक की लाइनर लगेगी, साइड्स में लाइनर लगेगी. बॉटम में लीचेट की कलेक्शन के लिए पाइप्स डलती हैं, प्लस उनके बीच में जगह जगह पे लैंडफिल गैस कलेक्शन के लिए पाइप लगती हैं. वहां से हम गैस को भी कलेक्ट कर लेते हैं और लीचेट को भी कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली रिलीज ना हो. ये है आरडीएफ प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं चंडीगढ़ में. सारे का सारा सिटी का वेस्ट मटेरियल जब जेपी प्रोसेसिंग यूनिट पे आ रहा है, क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू वेरियस स्टेप्स इट हैज टू गो थ्रू. सारे के सारे वेस्ट स्ट्रीम को आप सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं. कंबस्टिबल पार्ट को आप अलग से कलेक्ट करके उसको आप फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसको हम बहुत ज्यादा अभी इस स्टेज पे डिटेल में नहीं जा सकते हैं. अगर आई विल टेक अप इन डिटेल इट नीड अनदर 1 to 2 hours टू डिस्कस. बट फॉर योर रेफरेंस यही है कि वेस्ट मटेरियल आ गया, उसमें से कुछ चीजें हमने जो लगती हैं कि बड़े बल्कि मटेरियल है उसको रिमूव कर देते हैं, और जो मैग्नेटिक बेल्ट से वेस्ट मटेरियल को श्रेड करके मैग्नेटिक बेल्ट से पास करते हैं ताकि फेरस मटेरियल है जो भी उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ग्लास मटेरियल को सेपरेट कर लेंगे. जितना भी बाकी कंबस्टिबल मटेरियल बच गया उसको फिर हम फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू, जब सॉलिड वेस्ट रॉ फॉर्म में आता है तो अप्रोक्सीमेट 1000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम रहती है, पर जब हम उसको प्रोसेस करते हैं अप टू अराउंड 3000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. मॉइस्चर कंटेंट को हम रिड्यूस कर लेते हैं 50 से 15% एंड इनर्ट्स आर रिड्यूस्ड इवन अप टू लेस देन 2. मॉइस्चर कंटेंट हमें कम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? दिस इज जस्ट लाइक आपके घरों में अगर आप कभी किसी भी फंक्शन पे कोई लकड़ी, लोहड़ी वगैरह पे लकड़ी जला रहे हैं तो यू ट्राई टू गो फॉर द ड्राई वुड. ड्राई वुड नहीं ले रहे हैं. अगर इट इज वेट और इट इज हैविंग मॉइस्चर, क्या होगा उसको जब आप फ्यूल को बर्न करोगे, धुआं प्रोड्यूस होगा, नंबर 1. दूसरा, काफी सारी एनर्जी उस मॉइस्चर को ही रिमूव करने में लग जाएगी, तो आपको जो एक्चुअल एनर्जी मिल रही है वो कम हो जाएगी. इसलिए हमेशा हम ड्राई फ्यूल को प्रेफर करते हैं. And this is the waste disposal site जो existing है. We don't have any leachate and gas collection system, but over the time जो भी हमारी next dumping site होगी, it is mandatory we should have it sanitary landfill site. And benefits क्या है waste treatment के? एक तो हमें फ्यूल मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को भी हम एनकरेज कर रहे हैं कि इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज लें और इस वेस्ट मटेरियल को वो यूज करें एज अ फ्यूल मटेरियल. एंड ओपन डंपिंग से हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं और जो उसकी एस्थेटिक प्रॉब्लम है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं. एंड जब हम वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो भी कम हो जाएंगे और कम से कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज होंगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम को हम डिक्रीज करेंगे. और अगर हम इस टाइप का फ्यूल यूज करते हैं तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. लाइक नॉर्मली हम कोल को यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी जनरेशन. इस टाइप का फ्यूल यूज करते हैं तो उस चीज के हम प्रेशर को हम कम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर. ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को रिड्यूस कर रहे हैं. कंपोस्ट अगर हम इससे प्रोड्यूस करते हैं, उस कंपोस्ट को हम अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं. एंड ऑर्गेनिक फ्रैक्शन से हम बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का. दिस इज अ hazardous waste management facility in very near to Chandigarh, निम्बवा लैंडफिल साइट. ये पिक्चर्स हैं जब ये लैंडफिल साइट बनने लगी थी 6-7 ईयर बैक, कि दिस इज हाउ आपने पूरे एरिया में से उसको मिट्टी को बाहर निकाला है, उसको आपने प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया है और नीचे लाइनर लगाए हैं.
पंजाब का, चंडीगढ़ का जितना भी इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट है वो इस लैंडफिल साइट पे आता है। एंड बायोमेडिकल वेस्ट चंडीगढ़ में on an average 1700 kilogram of biomedical waste is being produced per day, and इसमें से करीब करीब 1000 kilogram is incinerated or it is incinerable and rest is non incinerable. इंसिनरेट हम उसी वेस्ट को करते हैं जो इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को इंसिनरेट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल है। एंड कलर कोडिंग जो जरूरी है एज अ रेजिडेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं भी आपकी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे आपने डॉक्टर्स को विजिट किया है, आपने सैंपल्स दिए हैं, ब्लड सैंपल्स, जब भी आप आफ्टर सिरिंज से जब आपका सैंपल ले लेते हैं तो आपको कॉटन फेंकनी है वो कहीं ना कहीं, आपको 3 डिफरेंट काइंड के बिन्स नजर आएंगे। डू यू नो आपने उस कॉटन को कहाँ फेंकना है? किसी में भी डाल देते हैं ना, ऐसे नहीं करना होता। वी हैव टू येलो में डालिए, ब्लैक में नहीं डालना कभी भी। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शियस है। अब क्या पता आपके ब्लड में क्या किस टाइप का इन्फेक्शन है, और जब हम उसको येलो बिन में हमने डाल दिया वो इंसिनरेट हो जाएगा। इंसिनरेट का मतलब होता है वेस्ट को हमने बर्न करना है एट अ वेरी हायर टेम्परेचर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। स्पेसिफिक मशीन्स और यू कैन से फर्नेसेस होती हैं जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं। 700 डिग्री से लेके 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इन इंसिनरेटर्स, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, कभी भी कोई भी आपका सैंपल ले रहा है, यू हैव टू इंश्योर कि उस नीडल को उन्होंने इमीडिएटली उस मशीन में डाल के श्रेड किया है, नहीं तो क्या होगा, दैट कैन बी रीयूज्ड। सो दीज आर द सम थिंग्स जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेके कर सकते हैं। थर्ड, अगर घरों में आपको लग रहा है कि डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, चंडीगढ़ में हमारे स्कीम लॉन्च हुई थी, ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव। संपर्क केंद्र है यहाँ पर काफी, जहाँ पर कुछ जगह पे ई बीन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, और आप वहाँ पे जाके अपने स्मॉल साइज के जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल आइटम्स हैं, दैट यू कैन पुट ऑन दोस बीन्स। बट अभी प्रपोजल चल रहा है कि मोबाइल वैन शुड बी अवेलेबल, you can call them, they will come to your home and they will pick up that electronic waste so that it can be efficiently managed. स्लैटर हाउस वेस्ट भी जो चंडीगढ़ में प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए वी आर प्रपोजिंग बायोमिथेनेशन प्लांट। इट विल टेक सम टाइम टू कम अप दिस बायोमिथेनेशन प्लांट। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी है एंड रिस्क है वेस्ट हैंडलर को, लाइक जब भी वो वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, जो नॉर्मली होती है। ये स्टडी हमने खुद की है चंडीगढ़ में, और हमने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम वेस्ट हैंडलर में स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, इंजरीज की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफी ज्यादा मिले हैं, मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर, यू नो समटाइम सेम पोस्चर में आप रहेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होगी। It is related to the occupation and psychological pressure of course mind में रहता है जब कोई इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और जो वो नहीं करना चाह रहे हैं, या they are forced to do that, तो psychological pressure भी है। So these things we can skip, you can just go through it, I have discussed। and problem क्या है solid waste के लिए? एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन भी है तो बहुत कम लोग इस सेक्टर में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, isn't it? कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रॉपरली नहीं है, टेक्नोलॉजी अभी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जितनी हमें चाहिए, रिसर्च अभी और ज्यादा इस सेक्टर में हमें चाहिए है, इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स वेस्ट रिडक्शन के लिए अभी नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, दैट वी नीड। एंड मार्केट एक्शन, यू नो लाइक हमें कुछ स्ट्रेटजीज लेनी पड़ेंगी
जिससे हम वेस्ट रिडक्शन को प्रमोट करें। मेन इश्यूज क्या है? लाइक एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन। वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल हमें कहता है कि आप जहां पर आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसी जगह पे उसको सेग्रीगेट करो अलग अलग पार्ट्स में, ऑर्गेनिक, रिसाइक्लेबल्स, इनऑर्गेनिक्स। वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्टाइज अभी बहुत लिमिटेड है। एंड प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल सिस्टम अभी हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है इस चीज में। एटीट्यूड सिटीजन का, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है कि भाई यू शुड नॉट लिटर हेयर एंड देयर, जस्ट ट्राई टू फाइंड सम बीन्स in and around area where you should dispose of your waste material, and for that we need to create awareness, and we have to aware them, we have to participate them, and maximum fund should be given. Which steps we can take? कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व करिए, नॉर्मल जो लोकल पीपल हैं उनको भी आप अवेयर करिए, उनको साथ में लीजिए, उनको बताइए कि वेस्ट को अगर आप ठीक से मैनेज नहीं करेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली सफर हम ही रहेंगे। जिस चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज के जो भी इफेक्ट होंगे वो हमें ही, हमारी सेहत को ही खराब करेंगे। एंड मोर एफिशिएंट कलेक्शन, and we should try to promote in-house composting. वर्मी कंपोस्टिंग अगर आप घरों में कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर वो आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और उस कंपोस्ट को आप अपने गार्डन्स में भी यूज कर सकते हैं। एंड 3 hour 4 hour 5 hour मंत्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चंडीगढ़ के लिए हमने एक प्रपोज किया है कि आप डोर टू डोर कैसे कर सकते हैं, कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, और कौन से फ्रैक्शन को आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल जितना है उसको आप किसी भी तरीके से कंपोस्टिंग में कन्वर्ट करिए, नॉर्मल कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। जितने भी रिसाइक्लेबल मटेरियल हैं वो रिसाइकलिंग सेंटर पे जाएं, कंबस्टिबल फ्रैक्शन सारे के सारे एज इट इज आरडीएफ सेंटर के लिए चला जाए, एंड जितने भी इनर्ट बच गए हैं वो दे शुड गो टू द लैंडफिल साइट। घरों से जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसके लिए एक फैसिलिटी बना दी जाए कि वीकली कलेक्शन, कि आपके घरों से आके या एक वीक में इस टाइप का वेस्ट कलेक्ट करें, आपके लिए भी इजी होगा उस वेस्ट को हैंडल करना एंड मैनेज करना। Similarly for the electronic waste, if these kind of facilities are available on monthly collection, मंथ में कोई एक डे फिक्स हो जाए कि इस दिन आपका बायोमेडिकल या हजार्डस वेस्ट कलेक्ट होगा, इस दिन आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा, so that it will be collected efficiently and it can be managed in environment sound manner. So this is all about solid waste management.